हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव बाय लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में चर्चा किए थे और उसमें हम सूचक के बारे में चर्चा कर लिए थे। अब थोड़े से आगे हम बढ़ते हैं उसके और कुछ सूचकों के परीक्षण के बारे में हम यहाँ पर पहचान करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे यानी कि अम्लों की जो होगी कुछ क्रियाएँ या उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। तो यहाँ पर जो देखा जाता है, हम लिखें अम्ल, यह होगा हमारा क्षार और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ अम्ल ना लिखें, यहाँ पर हम लिख दें लाल लिटमस पेपर। लाल लिटमस, यहाँ पर नीला लिटमस, यहाँ पर लिख दें फेनाप्थलीन, और यहाँ पर रहेगा फेनाप्थलीन मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज। अब इसके आधार पर हमको यहाँ पे परीक्षण इसका करना है। यहाँ पे पहले हम लिख ले रहे हैं अम्ल और यहाँ पर हो जा रहा है हमारा क्षार। इसके आधार पर हमको परीक्षण करना है। तो अम्ल को अगर लाल लिटमस पेपर में डाला जाएगा तो अम्ल का जो रंग रहेगा, यहाँ पर लिटमस पेपर का रंग जो रहेगा वह लाल ही रहेगा, लेकिन नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाएगा तो इसका भी रंग क्या हो जाएगा, लाल होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर फेनाप्थलीन को अगर अम्ल में डाला जाएगा तो यह रंगहीन रहेगा। और मेथिल ऑरेंज को जब डाला जाता है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है, लाल लिटमस पेपर को अगर क्षार में डालेंगे इसका रंग जो होता है नीला हो जाता है, और नीले लिटमस पेपर को अगर क्षार में डालते हैं तो उसका रंग, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नीला ही रहेगा। और फिर उसके बाद फेनाप्थलीन को अगर हम क्या कर रहे हैं, क्षार में डाल रहे हैं, इसका रंग जो देखा जाता है हमारा हो जाता है गुलाबी। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि मेथिल ऑरेंज को अगर हम क्षार में डालते हैं इसका रंग हो जाता है पीला। तो इस तरह से जो देखे जाते हैं यानी कि लिटमस पेपर यानी कि सूचकों के आधार पर अम्ल क्षार का परीक्षण हम कर देंगे। अगर लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाल रहे हैं, अगर कोई विलयन ले लें उसमें लाल लिटमस पेपर डाल लें, अगर उसके रंग में परिवर्तन नहीं आया इसका मतलब वह विलयन अम्लीय है। अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, नीले लिटमस पेपर को डालने के बाद उसमें उसका रंग लाल हो जा रहा है तो इससे स्पष्ट होगा कि वह विलयन जो है अम्लीय है। फेनाप्थलीन में अगर डालेंगे तो वह रंगहीन हो जाएगा, फेनाप्थलीन को अगर अम्ल में डाला जाएगा तो वह रंगहीन हो जाएगा। अब मेथिल ऑरेंज को अगर डालेंगे तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं क्षार में इन सब चीज़ों को डालते हैं हम, तो यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को अगर क्षार में डालेंगे तो उसका रंग जो होता है वह नीला हो जाता है। और नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं कि अगर क्षार में डालते हैं तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फेनाप्थलीन को अगर क्षार में डाला जाता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। और फिर उसके बाद मेथिल ऑरेंज को अगर क्या करते हैं, क्षार में डालते हैं तो उसका रंग जो देखा जाता है पीला हो जाता है। इस प्रकार से जो देखा जाता है इन सूचकों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अम्ल क्षार का परीक्षण करते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण, इसमें जो देखा जाता है यानी कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, यानी कि इसकी यानी कि देखने के आधार पर इसकी क्या पहचान होती है। तो अम्ल जो देखा जाता है एक प्रकार का यानी कि ज्वलनशील पदार्थ होता है। यह यानी कि जो देखा जाता है अधिक तीक्ष्ण होता है। यह लकड़ी,
हाथ, कागज आदि चीज़ों को क्या करता है, गला देता है। यह संक्षारक पदार्थ होता है, क्या करता है, इन सारी चीज़ों को वह गला देता है। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अम्ल जो देखा जाता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसकी तीसरी पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है लेकिन इसे चखा नहीं जा सकता है। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि अम्ल जो देखा जाता है यह यानी कि प्रबलता के आधार पर यानी कि अगर इसकी बात करें यह जलीय विलयन में क्या करता है, OH निगेटिव आयन देता है। यानी कि अम्ल जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देता है। अम्ल जो देखा जाता है कागज, लकड़ी तथा हाथों को गला देने का कार्य करता है। अम्ल जो देखा जाता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और इसमें जो देखा जाता है अम्ल यानी कि जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन देता है। तो इसकी बात हम यहाँ से करते हैं। पहली पॉइंट अगर हम इसमें लिखें, एक और काम करता है कि अम्ल जो होता है कपड़ों के रंग को उड़ा देता है। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा यानी कि अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है, इसके बाद दूसरी पॉइंट हम लिख सकते हैं अम्ल लकड़ी, कागज तथा हाथों को गला देता है। तीसरी पॉइंट हम यहाँ पर बोल सकते हैं अम्ल कपड़ों के रंग को उड़ा देता है। चौथी पॉइंट हम बोल सकते हैं अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, पांचवी पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इस प्रकार से जो देखा जाता है यानी कि अम्ल के 5 भौतिक गुण हमने लिखा है। इसमें अम्ल जो देखा जाता है जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है। अम्ल लकड़ी, कागज तथा हाथों को क्या करता है, गला देता है। यानी कि अम्ल कपड़ों के रंग को उड़ा देता है। अम्ल स्वाद में जो होता है खट्टा होता है और अम्ल जो होता है यानी कि नीले लिटमस पेपर को जो क्या करता है, लाल कर देता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में। अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जो देखा जाता है पहली पॉइंट है धातुओं से क्रिया। अब इसमें जो देखा जाता है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि इसकी पहली कंडीशन होती है कि अम्ल धातुओं से अगर क्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मान लिया जाए यानी कि एक धातु हम ले लें, हमारी धातु Fe, इसकी क्रिया करा दें हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर जो देखा जाता है बन जाता हमारा FeSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है। यानी कि Fe जो देखा जाता है यहाँ से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है और वह बाहर निकल जाती है। यानी कि यहाँ पे जो देखा गया धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यानी कि CO प्लस HCl हो सकता है और इसकी क्रिया अगर हम कराएं तो जाएगा CuCl2 प्लस यहाँ से निकलेगा H2 गैस निकल जाएगी। इसको हम सेटिस्फाइड कर दें तो 2 यहाँ पर बढ़ा देंगे और जो देखा जाएगा सेटिस्फाइड हो गया। यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन। ठीक,
अब यहाँ पे जो देखा जाएगा यानी कि यह कॉपर धातु से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो यहाँ पर जो देखा जाता है हम बोलेंगे कि अम्ल जो होता है वह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। या हम कह सकते हैं दूसरा कोई क्रिया करा ले, मान लिया जाए सोडियम धातु हमारी है, इसकी क्रिया हम करा दें एसिटिक अम्ल से यानी कि CH3COOH गिब्स आउट हो जाएगा हमारा CH3COONA प्लस यहाँ से H2 गैस मुक्त होगी और इसको सेटिस्फाइड कर दो हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा यानी कि यहाँ पे जो हमारा सोडियम था ये एसिटिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो यहाँ से क्या होता है, सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और हाइड्रोजन को निकाल करके इस स्थान पर स्वयं क्या होता है, बैठ जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो देखा जाता है अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो हम लिखेंगे कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी कि अम्ल जो होता है यह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब इसके बाद इसकी अगली पॉइंट हम देखेंगे। धातु कार्बोनेटों से क्रिया, दूसरी पॉइंट हेडिंग है धातु कार्बोनेटों से क्रिया। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि अम्ल जो होता है यह धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके यानी कि लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करता है, मुक्त करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अम्ल जो होता है यह धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करता है, मुक्त करता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसमें जो देखा जाएगा, मान लिया जाए कोई धातु कार्बोनेट हम ले रहे हैं Na2CO3 की क्रिया हम करा दे रहे हैं HCl के साथ, तो यह बना लेगा हमारा यानी कि NaCl हो जाएगा प्लस बना लेगा यहाँ से यानी कि H2 हो जाएगा और फिर इसके बाद CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है इसकी संख्या 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे तो यह सेटिस्फाइड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो देखा गया यानी कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिल करके यहाँ पे लवण यानी कि नमक का निर्माण किया और फिर इसके बाद जो देखा गया यानी कि यहाँ से यानी कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके जल का निर्माण किए और फिर इसके बाद जो देखा गया यहाँ पे CO2 बच गया जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो देखा जाता है अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। हाँ, त्याग हो जाएगा यानी कि यह जो देखा जाता है हमारा धातु कार्बोनेटों से अम्ल क्रिया करता है और इसके बाद क्या करता है कि लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं CaCO3, इसकी क्रिया हम करा दें H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर जो देखा जाएगा यानी कि यह CaSO4 बना लेगा यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4, यह एक लवण है और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा यहाँ से निकल जाएगा हमारा H2O और निकलेगा CO2।
तो यहाँ पे जो देखा जाएगा हाइड्रोजन की संख्या 2 थी, तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलकर के हमारा बना लिया H2O। और फिर इसके बाद जो देखा जाएगा यहाँ पे CO2 बच गया तो बाहर निकल गया, यहाँ से Ca और SO4 ये दोनों मिलकर के CaSO4 बना लिए, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन मिलकर जल बनाया, और यहाँ पे बच गया CO2 बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से जो देखा जाता है कि हम कहेंगे कि अम्ल जो होता है यह धातुओं से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल लवण का निर्माण करता है। इस तरह देखा गया यहाँ पे जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। इस तरह से जो देखा जाता है यानी कि इन चीजों का यहाँ पर निर्माण होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। यानी कि लिखेंगे तीसरी पॉइंट जो होगी हमारी धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, इसमें हम लिख सकते हैं यानी कि जो देखा जाता है अम्ल यानी कि धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके जो देखा जाता है यहाँ पर यानी कि लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। मान लिया जाए हम यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि NaHCO3 प्लस HCl गिव्स आउट, यह बना लेगा हमारा यानी कि यहाँ से Na और Cl मिलकर लवण बनाएगा, हो जाएगा NaCl प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिल करके यह हमारा बना लेगा H2O। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है यहाँ से एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन निकल गया, बचा यहाँ पे CO2 बचा, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। इस प्रकार से जो देखा जाता है इसे कहते हैं यानी कि धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यह अम्ल से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अम्ल, यहीं से लिखेंगे अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर जो देखा गया यानी कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ से जो देखा जाता है हम जाने कि धातु बाइकार्बोनेट से अगर अम्ल क्रिया करेगा तो वहां पर जो देखा जाएगा यानी कि वही चीज लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि यह अम्ल जो होता है यह धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है जब यह धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है। यानी कि लवण जो होता है अम्ल जो होता है कि यह क्या करता है धातु ऑक्साइड से क्रिया करके यह लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि अम्ल धातु ऑक्साइड
से क्रिया करके अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ पर जो देखा जाता है अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। अब इसमें जो देखा जाएगा यानी कि धातु ऑक्साइड मान लिया जाए ZnO हम ले लिए, इसकी क्रिया हम करा दे रहे हैं HCl के साथ। तो यहाँ से जो हमारा बनेगा Cl जो होगा Zn के साथ मिल जाएगा और बना देगा ZnCl2 प्लस निकल जाएगा यहाँ से H2O, इसको सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो देखा गया यहाँ पे लवण का निर्माण हुआ और जो देखा गया जल का निर्माण हुआ, या इसी तरह से हम लिख सकते हैं यानी कि FeO प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर H2SO4 हम कर सकते हैं, गिव्स आउट हो जाएगा यहाँ से Fe जो होगा SO4 से क्रिया करके यानी कि FeSO4 बना लेगा, प्लस जो देखा जाएगा ऑक्सीजन H2 के साथ मिलकर के H2O बना देगा। इस तरह से हम देखेंगे कि अम्ल जो होता है यह धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके यानी कि लवण तथा जल का निर्माण करता है। अब इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के उपयोग। इसमें जो देखा जाता है कुछ प्रमुख अम्ल हैं, जैसे हो गया हमारा यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और हो गया नाइट्रिक अम्ल HNO3, और फिर इसके बाद जो देखा जाता है H2SO4। यानी कि इन्हीं अम्लों के प्रमुख उपयोग के बारे में चर्चा करनी है, यानी कि इन्हीं का जो देखा जाएगा मुख्य रूप से हमको उपयोग पढ़ना है। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि इन अम्लों के उपयोग मतलब क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यह प्रयुक्त होता है, इसके बारे में अब हमको चर्चा करनी है। तो यहाँ पर जो देखा जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, जैसे यानी कि इसका उपयोग हम जो देखा जाता है अम्लराज बनाने में यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अम्लराज बनाने में कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो देखा जाता है हम यानी कि कपड़ा उद्योग में भी करते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो देखा जाता है यानी कि जंग लगी हुई पाइपों को साफ करने में भी किया जाता है। यानी कि जब पाइप वगैरह लोहे के राड वगैरह होते हैं तो उनको क्या करते हैं, पॉलिश करने के लिए जो देखा जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और फिर इसके बाद आता है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो देखा जाता है कपड़ा उद्योग में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है, और फिर इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि अम्लराज बनाने में किया जाता है। इस तरह से यानी कि 2-3 उपयोग उसके भी होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं, जैसे रासायनिक उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियों में यानी कि केमिकल बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, यानी कि तमाम प्रकार की चीज़ों में जो देखा जाता है अम्लराज इसका यानी कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है यानी कि H2SO4 का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो देखा जाता है, इसका प्रयोग जो देखा जाता है बैटरियों में किया जाता है विद्युत भट्ट के रूप में। और फिर इसके बाद जो देखा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग यानी कि हम जो देखते हैं यानी कि यह क्या करता है, कास्टिक चीज़ों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर जो देखा जाता है सामान्य अवस्था में इसका उपयोग रसायनों में भी किया जाता है, यानी कि रसायनों को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो देखे जाते हैं हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल और जो देखे जाते हैं नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न स्थानों पर इन सब का उपयोग हम करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो देखा जाता है कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, तो यहाँ पर जो देखा जाता है बोलेंगे किसी जलीय विलयन में उपस्थित OH निगेटिव आयनों की संख्या को, यानी कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। यानी कि अम्ल की क्षारकता जो होती है किसी जलीय विलयन में यानी कि H पॉजिटिव आयनों की जो संख्या रहती है, किसी जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयनों की जो संख्या रहती है उसे अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जैसे देखा जाए यानी कि हमारा HCl है
तो यह ब्रेक होता है हमारा, अगर इसकी बात करें तो यह ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव और जो देखा जाता है Cl नेगेटिव के रूप में। तो H पॉजिटिव आयन की संख्या 1 है, तो इसलिए इसकी क्षारकता 1 होगी। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं H2SO4 है, इसमें जो देखा जाएगा इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो यह टूटेगा हमारा, यानी कि 2H पॉजिटिव है और जो देखा जाता है SO4 डबल नेगेटिव में टूटेगा। तो यहाँ पर इसकी क्षारकता जो देखी जाती है वह 2 होती है। यानी कि अगर हम बात कर लें, यानी कि CH3COO H की, इसमें जो देखा जाता है यहाँ से ब्रेक होगा या निगेटिव में या पॉजिटिव में, तो इसकी क्षारकता जो देखी जाती है 1 है। यानी कि जितने H पॉजिटिव आयन होते हैं उसकी क्षारकता उतनी ही होती है। इसमें जो देखा जाता है किसी जलीय विलयन में उपस्थित है, जो देखा जाता है यानी कि H पॉजिटिव आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी जलीय विलयन में उपस्थित है, किसी जलीय विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। इसमें जो देखा जाता है किसी जलीय विलयन में उपस्थित H पॉजिटिव आयनों की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं हम, यानी कि अम्ल की क्षारकता कहते हैं। या इसमें जो देखा जाएगा यानी कि जितने भी H पॉजिटिव आयन रहेंगे उनको हम क्या कर देंगे, क्षारकता। लेकिन अगर क्षार की अम्लता होती है, अम्ल की क्षारकता होती है। तब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं और क्षार की ओर चलते हैं। इसमें जो देखा जाएगा